ये जो ड्रोन्स के अटैक और मिसाइल के अटैक हुए और जो रिजल्ट आया वो मेरी एक्सपेक्टेशन से फार मोर। मैं भी नहीं सोचता था कि हम इतने एफिशिएंट हैं। ये IMF वाला कैसे हो गया? सुनिए ना, अमेरिका ने क्लियर कराया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। होल्ड ऑन, हम चाइनीज से बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, पर ये जो टुकड़ी थी जनरल संगत सिंह राठौर की अंडर थी, वो वहीं से उनको पता चला तो उन्होंने कहा आर्टिलरी फायर खोल दो, और उसने खोल दी। 489 चाइनीज मार दी। उनको सपोर्ट चाहिए, वो दिखाना चाहते थे कि बुल्लों के भी मुल्ला है, तो उनको बड़ा भारी पड़ा। अब उन्होंने कह तो दिया, और इससे भी बड़े शान से कह दिया मोदी को बताओ। ये जो बात है किसी को हजम नहीं हुई, सबसे ज्यादा मुसलमानों को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तभी आपने सारे बंदे लगा के नमाज में गए थे। क्यों? कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? द कमर्शियल हाउसेस मस्ट गिव मोर मनी टुवर्ड्स द रिसर्च। सब एक सीट खोलें उसके लिए, रिसर्च सीट्स, कि आप मनी दीजिए कि क्यों नहीं जेट इंजन बन रहा। तो मतलब बजाय ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क अप्लाई करने के करा ये जाना चाहिए, बिल्कुल कॉर्पोरेट्स ये काम करें। आपको ऑपरेशन, ये भी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट बनाइए इसको। आपने आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर दी, आपने आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्रिएट कर दिया, आपको मिलिट्री विक्ट्री मिल जाए। वो कर सकते हैं। अमेरिका उसकी एक्सपेरिमेंट कर रहा था वियतनाम वॉर में। आज हम बात करेंगे एक रिटायर्ड विंग कमांडर से, जो सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैं, एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पर उस सबसे पहले हम सल्यूट करना चाहेंगे अपनी देश की सेना को, जिन्होंने जिस बहादुरी के साथ और जिस शक्ति के साथ में जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको ख़त्म किया और देश को सुरक्षित बनाया। हमारा ख़ासकर सल्यूट उन सेना के लोगों को है जो देश के अलग अलग बॉर्डर्स पे सुबह शाम रात एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हमारे देश को सुरक्षित बना रहे हैं। आइए अपनी वार्ता शुरू करते हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब से। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बख्शी साहब, मुझे नहीं पता आपको फिल्मों का शौक़ है या नहीं है, लेकिन अभी मुझे एक फ़िल्म का डायलॉग याद आ रहा है। फिल्म थी लक्ष्य, और उसमें ओमपुरी साहब का डायलॉग है कि पाकिस्तानी जब हारता है तो पलट के आता है, लौट के आता है, वार करता है। ये तो एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन असल में बॉर्डर पे भी तो ऐसा ही हो रहा है। आप क्या कहेंगे? पलटवार की बात हो रही है। ये एक टैक्टिकल वॉरफेयर में टैक्टिक्स होती है कि जब आप वार करते, आप पे हमला हुआ है और उस हमले के बाद दुश्मन बिफोर संभल जाए, अगर आप भी इतनी अलर्टिटी है, इतनी मुस्तैदी है और इतनी अलर्टनेस है, आप एकदम से उस समय वार करें जब वो रिकवर कर रहा है, क्योंकि वॉर के टाइम के बाद में उसकी लॉजिस्टिक्स मूव कर रही है, वो रिकवर कर रहा है, उसकी गन पोजीशन चेंज हो रही है। उस विदिन दोज मिनट्स अगर आप काउंटर अटैक कर सकते हैं तो आप, जिसको पलटवार कहते हैं, एकदम से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कई बार काउंटर अटैक बड़ा सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, उसकी भी बड़ी ट्रेनिंग होती है कि लड़ाई के दौरान अगर आपने अटैक किया है तो इस तरीके से करें कि आपको जागरूकता ऐसी रहे कि आप गलत कदम पे पकड़े ना जाएं। ये बात है, नहीं तो आप लड़खड़ा जाएंगे और दुश्मन आप पे हमला कर लेगा। उसका हमला सक्सेसफुल हो सकता है, हारता हुआ दुश्मन जीत सकता है। तो ये उनकी टैक्टिक है बेसिकली। बिल्कुल टैक्टिक्स होती है, हर एक की टैक्टिक्स होती है। ये डिपेंड करता आप कितने मुस्तैद हैं, नहीं तो हमारी आप काउंटर अटैक को विफल कर सकते हैं। हमारी क्या टैक्टिक्स हो सकती है इस दौरान? तो आप मौका ही ना दीजिए उसको काउंटर अटैक करने का। आप जब आपने अटैक किया, आप उसके फ्लैंक्स को भी देखते रहिए। आपकी इंटेलिजेंस और जो आपकी एयर इंटेलिजेंस, खासकर ऊपर से जो ड्रोन से देखते हैं कि उसकी मूवमेंट क्या हो रही है, उसकी रीइंफोर्समेंट आ रही है कि नहीं आ रही, वो आपको उलझा रहा है और उसके फ्लैंक से मूव करके कोई और आ गया। ये कई चीज़ें हो सकती हैं। ये बैटल ऑफ पानीपत से देखा गया है, ये महाभारत की लड़ाई से देखा गया है। ये दिखा जाता है कि एक फौजी कमांडर की जनरलशिप और कमांड कैसी होती है। बड़ी प्रैक्टिस के बाद ये जो स्थिति हासिल होती है। सर, हम बात करेंगे पहलगाम की भी और ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस की भी, ऑपरेशन सिंदूर की भी। पर उससे पहले हम अपने व्यूअर्स को एक ये दिखाना चाहते हैं, फील कराना चाहते हैं कि एक्चुअली एक फ़ौजी की ज़िंदगी होती क्या है।
कहाँ से शुरुआत हुई, फिर एक करियर कैसा रहा, आपसे ये जानेंगे कि आपका करियर कैसा रहा, आप कहाँ कहाँ पोस्ट रहे और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आप मतलब अगर शुरुआती सफ़र से अपना थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ। सफ़र जो होता है फौज का, ये एकदम से नहीं होता कि एक दिन आप जाके भर्ती हो गए। जिसको फौज में जाना होता है वो बचपन से ही रेडी रहता है, वो बचपन से फौजी चीज़ें सोचता है, किताबें पढ़ता है। हमने क्योंकि हमारे फादर, वालिद, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, वो सारे फादर, नाना, मामा, चाचा सारे फौज में थे और पुश्तैनी चले आ रहे हैं। हमारा पाकिस्तान में गांव रावलपिंडी में, और सारे के सारे या फौज में या पुलिस में। ये आमतौर पे होता था। खेती होती थी, वो खेती काश्तकार करते रहते थे। हमारा काम ये था, और फौजों को रेडी करना। ये मुगलों के टाइम से भी चल रहा था, उससे पहले से चल रहा है। तो आपने किस एज में मतलब ज्वाइन करी फौज? मैंने तो एनडीए 15 साल की उम्र में हम पहुंच गए। हमारे कई दोस्त थे, बड़े दुखी गए थे, रोते थे, कुछ उनको कई भाग जाते थे, ये भी होता था। पर हम लोग बड़े मज़े में थे। तो हमसे पूछा गया कि यार क्या बात है, आपको ये पनिशमेंट होती है, ये है, कोई असर नहीं पड़ रहा? बाकायदा उसकी स्टडी हुई तो उनको, साइकोलॉजिस्ट को पता चला कि ये घर में इतने खुश नहीं थे जितने यहाँ हैं। क्योंकि फादर फौजी था, हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट था। वो पनिशमेंट घर में हो जाती थी, ठुकाई हो जाती थी। यहाँ पे पनिशमेंट ही मिलेगी, कोई आपको पिटाई तो नहीं कर सकता। तो ये हम बड़े खुश थे, और ये लोगों को समझ नहीं आया। कोई पनिशमेंट हो, अब बड़ी हंसी कर रहे हैं। तो 2:30 बजे तक पनिशमेंट चली, हम बड़ी हंसी से कर रहे हैं। लेकिन ये माहौल हर सब बच्चों को तो नहीं मिलता, आपको तो मिला। नहीं, दूसरे नौजवान है। हमारे फादर रावलपिंडी के थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, सीरियस थे। पर शायद वहाँ के सब लोग ऐसे होते होंगे, हम यही सोचते थे। ना हम फादर को भी मजाक करते देखते थे, ना ग्रैंडफादर को देखते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि सभी लोग वहाँ के वैसे होते हैं। ये हमारा बचपन का ख्याल था। पर जो भी है, वो जो स्ट्रिक्ट थे, हमको कहीं बुरा नहीं लगा। ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है, जो ये इनिशियल ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग बड़ी रिगरस होती है। नॉर्मल कितने पीरियड की होती है? 3 साल की होती है, और आपकी 3 सर्विसेज के हिसाब से आप एंटर करते हैं। या आप एयरफोर्स कैडेट या आर्मी या नेवी, उसके हिसाब से उनकी सिलेक्शन होती है। पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट पायलट्स के लिए होता है, और आर्मी नेवी का तो नॉर्मल भर्ती होती है। 6 टर्म्स होती हैं, एक साल में 2 टर्म होती हैं। 4 टर्म के बाद, 5 टर्म के बाद आपकी फिर अपनी सर्विस की वहाँ पे कंसंट्रेशन की जाती है। एयरफोर्स कैडेट को एयरफोर्स का, आर्मी कैडेट को वेपन ट्रेनिंग वगैरह पे जोर दिया जाता है। नेवल कैडेट्स को शिप हैंडलिंग वगैरह, शिप की जितनी साइंस होती है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हम अपनी एकेडमीज़ में जाते हैं। 3 साल के बाद पास आउट होते हैं। पास आउट होने के बाद एयरफोर्स एकेडमी, IMA, मिलिट्री एकेडमी या नेवल एकेडमी में जाते हैं। वहाँ 1 साल के बाद में आप जब अपनी एयरफोर्स में, थोड़ा कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि वो हमें 3 स्टेजेस की फ्लाइंग करनी होती थी। और जब कमीशन मिलती है तो आप अपना फ्लाइंग ऑफिसर, अब फ्लाइंग ऑफिसर था, हमारे टाइम में पायलट ऑफिसर रैंक से स्टार्ट होते हैं। आप फिर कई फाइटर्स में जाते थे, कई को ट्रांसपोर्ट मिलती है, जहाज़, सवारी जहाज़ जैसा जहाज़ फ्लाई करने का, कई को हेलीकॉप्टर मिलता है। जिस भी स्ट्रीम से गए हो, आर्मी वालों के पास कोई इन्फेंट्री में जाता है, कोई आर्टिलरी में, कोई सिग्नल्स में, कोई इंजीनियर्स में। नेवी में भी ऐसे ही होता है। तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल टोल मानिए। आप 4 साल के बाद आप फौजी बन जाते हैं, मतलब फौजी लड़ने के लिए तैयार है। जी। तो आपको ये 4 साल की ट्रेनिंग होती है, ये बड़ी सख्त होती है। आपका जैसे ये एक्सपर्टीज फिक्स हुई कि आप एयरफोर्स के लिए हुए सेलेक्ट, तो क्या क्राइटेरिया रहते हैं, किस बेसिस पे होता है कि मतलब आप एयरफोर्स? एक तो पहले आपको एयरफोर्स का शौक होना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले ये है। कईयों की मदर्स भी नहीं कि जाने देती, नहीं बेटा ये वो, तो वो वैसे ही नहीं जाते। फिर जो भी है, हमारी माँ की, मदर के, हमारे 2 अंकल्स थे, दोनों ही फ्लाइंग में गुजर गए थे। उसके बावजूद भी हमारी मदर ने हमको अलाउ किया। तो ये एक किस्म से, और हमारा जो जितना वो था, हमारा जोश था कि मेरा भाई कहता था, वो भी कहता हमारे साथ, हम इकट्ठे गए थे। मेरा 1 साल छोटा है वो, हम इकट्ठे गए थे। वो कहता मैं नेवल पायलट बनूंगा, मैंने कहा मैं एयरफोर्स पायलट बनूंगा। वो नेवी में गया, वहाँ पर बन गया, एविएशन में चला गया, मैं एयरफोर्स में आ गया। तो जो हमें करना था वो कर लिया। तो माने जाने दिया में, वो नेवी में, मैं एयरफोर्स में। तो इस तरीके से हम बने। और हमको अपना जो हमने सोचा कि हमने अपना एम हासिल कर लिया है, अब हमारी लाइफ में हमें और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी फीलिंग आती थी।
पर बात नहीं थी। आगे चल के फिर एयरफोर्स में फाइटर फ्लाइंग करी और इधर सारा युद्ध देखा, 1971 का वॉर देखा, और उसके बाद में वेरियस प्लेसेस में पोस्टिंग हुई जहाँ अलग अलग जहाज फ्लाई करके जो हमने हासिल किया, एयर डिफेंस के मिसाइल देखी, रडार्स देखे, ये सारा सबका हमको एक तजुर्बा हुआ। और वही नहीं, एयरफोर्स में मेरे को मौका मिल गया कि मैं एयरफोर्स का स्पोक्स पर्सन भी बन जाऊं, वो भी बना मैं साउथ ब्लॉक में, मीडिया को हैंडल किया, मुझे पता चला क्या होता है। और फिर उसके बाद में मेरे को मौका मिला कि ओपनिंग ICRC से आ गई थी, तो मैंने अपने थोड़े 1-2 साल बचे थे, अपने पेपर्स डाल दिए और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ज्वाइन कर। आज आप जो टीवी पे बोलते हैं, आप विशेषज्ञ हैं, रक्षा एक्सपर्ट हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको एज ए स्पोक्स पर्सन मिला? नहीं, नेवी ये में? स्पोक्स पर्सन एक्सपीरियंस कुछ नहीं मिलता, ये हमको मिला एज ए पायलट कि लड़ाई समझ तभी आती है। स्पोक्स पर्सन की लड़ाई समझ नहीं आती। स्पोक्स पर्सन तो सिर्फ पॉलिटिकल एंगल और गवर्नमेंट के एंगल, मीडिया के एंगल्स जानता है, बट जो और किस तरीके से अपना पॉइंट आगे रखना है वो होता है। जो आपको जो नॉलेज आता है वो एक्चुअल वॉर इक्विपमेंट को हैंडल करके आता है, नहीं तो नहीं आएगा। किन किन वॉर्स में आपने हिस्सा लिया? 71 की वॉर, क्योंकि कारगिल की वॉर तक हम छोड़ चुके थे, तो 71 की वॉर के बाद कारगिल की वॉर हुई, उसमें हमने छोड़ दिया था। तो बेसिकली हमने 71 की वॉर देखी। फौज में जो रिलीजियस एंगल है, जिस तरह से रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा जो फौज का जो तजुर्बा, आप अगर फौज की स्टडी करना चाहते हैं तो एक आर्मी यूनिट को देकर स्टडी करिए, क्योंकि वहाँ पे जवान जो होता है वो और उसके ऑफिसर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, एयरफोर्स में जो होती है, जो फ्लाइंग होती है पायलट्स ऑफिसर करता है, और फ्लाइंग ब्रांच में बड़े कम 1% फ्लाइंग ब्रांच होती है, 1.5% फ्लाइंग ब्रांच है एयरफोर्स की। बाकी मेंटेनेंस में इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स वो होते हैं। जो आप आर्मी का अगर आप विश्लेषण करिए, वहाँ को आप ये क्वेश्चन लागू होता है कि एक बटालियन के अंदर 3-3, 4-4 किस्म के धर्म हैं, जहाँ में क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सरदार भी है, ग्रंथी, और वो जो खालसा पंथ के लोग हैं, सिख, उनके सबके अलग धर्म स्थल होते हैं, पर एक हॉल के अंदर होते हैं। अब देखिए, सब इकट्ठे रहते हैं, और वहाँ पे जो अफसर होता है वो अपने जवानों के बहुत क्लोज रहता है। अगर आप एक अफसर से, कमांडिंग अफसर से और ऑफिसर से पूछिए आपका धर्म क्या है, तो कहेगा जो मेरे सिपाही का धर्म है। आपकी लैंग्वेज क्या है, जो मेरी उनकी लैंग्वेज है वो है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसी भाषा बोलेगा। अगर वो जाट रेजिमेंटल है तो क्रिश्चियन अफसर भी होगा, वो बिल्कुल जाट की तरह वो बात करेगा कि करना लाग रहा है, ऐसे बोलेगा। उस हॉल में नमाज भी होती है और पूजा भी होती है। उसी धर्म स्थल में मौलवी अपनी नमाज करवा रहा है, पंडित अपनी पूजा वूजा करा रहा है, ग्रंथी अपना करा रहा है, और क्रिश्चियन अपना करा रहा है। फिर क्रिसमस आई, सारे भाग लेंगे। कमांडिंग ऑफिसर पूजा को लीड करेगा। आज रामनवमी है, पंडित बीमार है या छुट्टी चला गया, जो भी है, मौलवी पूरी पूजा कराएगा। ये भी होता है, ये भी होता है, मौलवी पूजा कराएगा। और आज कोई इस्लाम का कोई जलसा है तो पंडित कराएगा। सवाल पैदा नहीं होता, कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। सर, ये जो मॉडल है फौज का, ये अगर समाज में रेप्लिकेट हो जाए, देखिए समाज में रेप्लिकेट हो जाए तो सारा तहलखाना बच जाए। आपकी आधी पॉलिटिक्स तो यूं ही बह जाएगी कि आपकी पॉलिटिक्स तो धर्म के ऊपर है, सारी रिलीजियस बेस्ड है, हर एक मुद्दा रिलीजियस बेस्ड है, कोई उसमें पानी पड़ जाएगा तो कौन पॉलिटिशियन होने देगा? ये उसके हाथ से तो घोड़ा निकल जाएगा, लगाम ही निकल गई। अरे ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से जिसका बहुत ही शानदार उदाहरण हमें अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। देखिए, हाँ, कि जिस तरीके से 2 महिला अफसर, अब आप उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे महिला अफसर हैं, हमारी आर्मी की कर्नल हैं, उनके फादर भी फौजी थे जी, वो भी उनका पूरा दादा भी थे, हाँ, और सूफिया कुरैशी और अपनी एयरफोर्स की विंग कमांडर जी, हाँ, अब वो है। और जो IAS ऑफिसर बैठे, फॉरेन सर्विस के मिस्री कश्मीरी जी। अब देखिए
किस तरीके से उन्होंने अपना कंडक्ट किया, कौन कह सकता है? ये फौज का डिसिप्लिन ये डिसिप्लिन पाकिस्तान से फोन आ रहे थे कि ये रियल है, ये क्या है। मैं एक अपने टीवी में एंकर के साथ बैठा था, एंकर को फोन आता पाकिस्तान से कि ये आप क्या कह रही हैं, ये क्या हो रहा है, आप आ जाइए पाकिस्तान आ जाइए, हम लोग आपकी लुक आफ्टर करेंगे। तो उसने क्या जवाब दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए उनकी परमिशन के बिना, उसने कहा देखिए आप हमको मत सिखाइए क्या है, मैं आज आप जिस जो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर मैं सेफ हूँ हिंदुस्तान में हूँ, और दूसरा हम 2 पाकिस्तान और बना सकते हैं, इतने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, तो आप किस बात की बात कर रहे हैं, 2 पाकिस्तान और बन सकते हैं। लेकिन उसी सूफिया कुरैशी को पॉलिटिक्स ने नहीं छोड़ा, ट्रोल किया। तो फिर उसी सूफिया कुरैशी की बात हो रही थी, बात वहाँ से हुई, वो हुई सब ने पॉलिटिशियन पे थू करी। उन्होंने कहा कि इसका ये पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, लोग पनिशमेंट की बात करने लगे, वहीं पे ऑन द टीवी टेलीविजन के ऊपर बात होनी शुरू होगी, इसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, कि इसकी जरूरत कैसे हुई ऐसी बात करने की, कैसे कर सकता है। पॉलिटिकल लीडर इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, ही कैन नॉट बिकम मास्टर। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, मैं साउथ ब्लॉक में था, एक हमारे हेड ने कोई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल था, मेरे को कह दिया एंड योर पॉलिटिकल मास्टर्स विल बी वेरी एंग्री विद यू, मेरे को कहता है। मैंने कहा, उसका नाम लेके मैंने कहा सर प्लीज रिमेंबर दैट पॉलिटिकल मास्टर इज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल, आई एम द पीपल, ही इज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, देयर इज अ सर्वेंट एंड आई एम अ प्रोटेक्टर, हु इज बिगर। नहीं, मेरे ख्याल से लोगों में एक ये रियलाइजेशन भी है कि किस तरीके से सेना ने हमारे प्रोटेक्शन का इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्या उनके सैक्रिफाइसेस होते हैं। एक मैं टेलीविजन में जो उदाहरण देता हूँ, एक माँ है, उसके 4 बेटे हैं, एक बेटा माँ की रक्षा कर रहा है कि माँ पे हमला हो रहा है, उसकी इज्जत पे हाथ उठा रहा है, वो दुश्मन का हाथ काटने जा रहा है, एक तिजारत देखता है, खेती देखता है, इनमें से किसका काम सबसे बड़ा है, आप खुद ही बता दीजिए। रक्षा जो माँ की रक्षा कर रहा है, रक्षा करने वाला, बात ही खत्म हो गई, रक्षा करने वाला। अगर ये बंदा कह दे कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो उसको सीधी बात करेंगे, उसका जगह दिखा दी जाएगी कि आप ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। आज हर देशवासी को अपनी सेना की वजह से गर्व है। आपको मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, किसी भी कंट्री में पिछले 7000 साल से ले लीजिए, कौन रन करता था कंट्री? राजा, और किसके थ्रू? उसकी फौज के थ्रू। भगवान रामचंद्र, कृष्ण, कोई भी इस्लामिक कंट्री, कोई भी क्रिश्चियन कंट्री, फौज ही रन करती है। और मैं बता दूं क्यों रन करती है, मैनेजमेंट पे जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं वो प्रिंसिपल सारे फौज से लिए गए हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का आपने मैनेजमेंट की स्टडी करी होगी तो फौज के प्रिंसिपल, और चर्च ने लिए हैं वो प्रिंसिपल जैसे डेलीगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, जो भी है सारे के सारे फौज में से लिए, इसलिए फौज में कोई अड़चन गड़बड़ नहीं होती। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम होता है, और उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर वो अलग हैं, फौज की जो प्रिंसिपल्स वो अलग हैं। आप गवर्नमेंट को फौजी प्रिंसिपल से चलाइए, फिर देखिए तमाशा। सर आज के दौर में दुनिया भर में जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं उनका ठीक से पालन होता है या नहीं? नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर का जो है वो अलग होता है। मैं आपको जिसकी आप बात कर रहे हो वो अलग है, वो होता है रूल्स ऑफ वॉर, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, जिसको मैं पढ़ाता था ICRC में, जहाँ आप भी थे। वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में जिनीवा कन्वेंशन जो पढ़ाते थे, जिनीवा कन्वेंशन के तहत जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमैनिटेरियन प्रैक्टिस, वो पढ़ाते थे, वो प्रैक्टिस करते थे। जैसे कि आपको लड़ाई में निहत्थे पे वार नहीं होगा, औरत पंडित घायल पे वार नहीं होगा, फसल को भी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फसल को, जो बैटल ऑफ सफीन से पहले 36 हिजरी में ये लिखा गया है, आधी रात अंधेरे में आप हमला नहीं करेंगे, जो दुश्मन हथियार डाल दिए हैं उस पर हमला नहीं करेंगे, पेड़ को कोई जरूरत नहीं काटेंगे, किसी भी वेजिटेशन का नुकसान नहीं करेंगे, जानवर को बिना रिक्वायरमेंट नहीं मारेंगे। ये सारे के सारे इस्लाम की हिदायत है। लेकिन आज की जो बड़ी ताकतें हैं इन रूल्स को कैसे भूल गई? देखिए, आपकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस है, सब लाइसेंस है, आप क्रॉसिंग पे हैं, रात के 12:30-1 बज रहे हैं,
रेड लाइट भी है, एक बंदा खड़ा रहेगा, एक बंदा क्रॉस कर देगा, कोई देख नहीं रहा। यहाँ पे यही बात है, पता तो है आपको प्रिंसिपल, पर कई परवाह करते कई नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। लेकिन बड़ी ताकतों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी क्या है? तभी आप खड़े रहेंगे, आप नहीं क्रॉस करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। पर मैं आऊंगा, मैंने कहा कोई नहीं देख रहा, मैं निकल जाऊंगा, फिर मोटरसाइकिल में, कार में हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये जिम्मेदारी जो फील करता है, ये होती है मेच्योरिटी ऑफ द पीपल। आपकी सोसाइटियल मेच्योरिटी क्या है, इससे पता चलता है। लड़ाई के दौरान जो हमें रूल होते हैं, कई टू द हिल्ट फॉलो करते हैं। छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे फादर के क्लोज रिलेशन थे, फ्रेंड थे, जनरल कुलवंत सिंह दत्त। उनके सामने एक आई लड़ाई, कश्मीर की लड़ाई में एक बॉडी आई हवलदार की। उसने देखा ये हवलदार की बॉडी, पर ये तो मेरे साथ था लड़ाई से पहले, 48 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मुस्लिम था वो, पाकिस्तानी था। जब तक वो जनरल कुलवंत सिंह दत्त जिंदा रहे, उन्होंने 200 रुपये अपनी पे से पेंशन उसकी विधवा को भेजते रहे पाकिस्तान। देखिए ये जो होता है, ये किसी रूल में नहीं लिखा, ये होता है फीलिंग से। तो ये इसके फॉलोअर बड़े कम होते हैं। मैं अटैक कर रहा हूँ और मेरे अटैक में देखता हूँ कि सामने दुश्मन का टारगेट है, बट बड़े सिविलियंस जा रहे हैं, कोई प्रोसेशन जा रहा है, मैं अपना अटैक कॉल ऑफ कर देता हूँ और एक 15 सेकंड का चक्कर, 20 सेकंड का चक्कर लगाता हूँ। जब वो निकल गए, फिर अटैक किया। आजकल तो सिविलियंस को मारा जाता है और कहा जाता है कि कोलेटरल डैमेज होगा। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय कैरेक्टर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, मैकेनिकल कुछ नहीं है कि यही होगा ये नहीं होगा। 2 और 2 4 नहीं है, 2 और 2 4 भी हो सकता है और कई उल्टे भी चलते हैं। तो सब तरह के लोग हैं। सर, आपके एक बड़े लंबे करियर की बात हुई, इसमें सबसे चैलेंजिंग लैंडस्केप या पोस्टिंग कौन सी रही आपको? क्या जो बड़ा एक्सपीरियंस आया, जिससे एक्सपीरियंस में इन्हांसमेंट हुआ, या जहाँ बहुत कुछ सीखे पोस्टिंग में? देखिए, फ्लाइंग के दौरान तो अपनी फ्लाइंग की जो चीज़ें थी वो तो देखी। हम सी के ऊपर फ्लाई करते थे, एयर टू एयर फायरिंग सिखाते थे। हमने वो भी देखा, हमारे जो गोलियां जाती थी, कई गोलियां हमारे कॉकपिट के चारों तरफ से निकलती थी, वो भी देखा। अपने बल जब 15 फीट दूर से अपने ही जहाज़ की गोलियां आपके सामने से निकल रही हैं, वो भी देखा। खैर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर जो सबसे एक्सपीरियंस हमने देखा लड़ाई के दौरान में, कई बार ऐसा होता था कि आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि आपके सीनियर्स जो हैं उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही, मॉरल करेज नहीं पड़ रहा एक सच्चाई को, आप सच्चाई में भी हैं कि आपके साथ में खड़े हो जाएं। जब वो सिचुएशन आती है, फिर आप सोचते हैं कि ये क्या हो गया। सच्चाई में मैं खड़ा हूँ, पर मेरा सीनियर मेरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी से डर रहा है, किसी बात से डर रहा है। ये जब सिचुएशन आती है, फिर आपके मन में ख्याल आता है कि ये तो सारा कुछ ऐवे ही है, मतलब कि दम नहीं है इसमें। मतलब चैलेंज जो था वो गोलियां गुजरना पास वो से नहीं था। ये होता है कि अब मेरा रिएक्शन क्या रहे, उसके खिलाफ रिएक्शन क्या रहे, ये मैंने झेला है। पर वो मतलब कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कैसे होता है? या नहीं, एक्सप्लेन ये कर जाएंगे, जैसे कि आप मेरे सीनियर हैं जी, हैं, और मैंने ये मेरे को किसी ब्यूरोक्रेट को मैंने साउथ दो में कुछ कह दिया, कोई बात हुई, बहस हुई, मैंने कह दिया, पर ये आपके पास पहुंच गए पीछे। अब ब्यूरोक्रेट से को हर एक जो फौजी होता है वो अब वो ये सीनियर ओहदे पे हैं, तो आपको बचाने की और आपको खुश करने के लिए उन्होंने आके मेरे को झाड़ दिया, आपको वार्निंग दे दी है। अब मेरे को तो बुरा लगेगा कि ये तो मेरे को, मैं इनका जूनियर हूँ, ये मेरे साथ तो नहीं है, वो उसके साथ रहे। ये जो चीज़ होती है, फिर जब समझ आने लगती है, फिर पता चलता है कि हर एक आदमी सच्चाई में नहीं, कईयों को अपनी रोजी रोटी का ज़्यादा परवाह होती है। ये मेरे को इसके अंतर बड़े बाद में पता चलने लगे। जब मैं जूनियर अफसर था तो ये लगता था कि यार मेरा सीनियर जान दे देगा शेर की तरह, ये वो। जब बड़े होते गए तब पता चलने लगा ये तो मामला खोखला हो सकता है। हर एक नहीं, ये मेरे लिए खड़े रहेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जनरल सकल सिंह राठौर 1967 में नाथुला में थे, 67 में,
और उस टाइम में भी ये रूल था कि जब आप बॉर्डर पे जाते हैं तो अब वेपन मत कैरी करिए, हम चाइनीज़ और हम बस बिना वेपन के, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रहे। पर वो एक दूसरे को धक्का मुक्का देते थे। तो सगर सिंह राठौर ने बोला ये क्या कंपनी बाग में लड़का लड़की का खेल हो रहा है, ये धक्का मुक्की। तो और एक जाट मेजर था वो, और अपने वो उन्होंने आया, चाइनीज़ आ रहे थे तो उन्हें धक्का मुक्की हुई, तो जरा जोर से धक्का दे दिया। वो चाइनीज पॉलिटिकल कमिश्नर, वो बेचारा पतला दुबला होगा, वो गिर गया, चोट आ गई। वो सबको बंकर में ले गया और कहा कि आप सब जगह खाली कर दो, मैं सबको गोली से उड़ा दूंगा। तो मेजर ने हंस के उसको टाल दिया, उसने पूरी फायरिंग खो दी, 50 हमारे सैनिक मार दिए, मेजर को मार दिया। अब ये तहलका में क्या 50 लाशें गिरी हैं और सैनिक हमारे मेजर साहब बन गए। तो फिर गवर्नमेंट से आने लगा कि होल्ड ऑन, हम चाइनीज से बात करेंगे, नेगोशिएटेड रहेंगे। पर ये जो टुकड़ी थी जनरल सगर सिंह राठौर के अंडर थी, वो वहीं थे, उनको पता चला तो उन्होंने कहा आर्टिलरी फायर खोल दो। और वो कह रहे हैं कि मैसेज आ रहा है, तो मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला गवर्नमेंट का, फाड़ के फेंक दिया। और उसने खोल दी, 489 चाइनीज मार दिए। 67 में फिर जनरल सुंदर जी ने समदरंग चौंग में, जब गवर्नमेंट ने कहा, अब उस टाइम गवर्नमेंट बड़ी डर जाती थी, खाली कर दो, मान जाओ। तो उसने कहा कि चाइनीज गुंदर आए, तो सुंदर सिंह ने क्या किया, वो कहते रह गए, हाँ मैं सुन रहा हूँ, एक पूरी ब्रिगेड इंडक्ट करवा दी बाई एयर। चाइनीज धरे के धरे रह गए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये लोग आपके साथ में रहेंगे, ऐसा बंदा आपको सपोर्ट करेगा, हर एक नहीं कर सकता, पर ऐसे बंदे होने चाहिए। इस पूरे एक्सपीरियंस में, इस पूरे आपका जो करियर रहा, जब आप सीनियर हो गए तो जूनियर्स के साथ एक आपने कहा कि एक जज्बा होता है ख्याल रखने का, एक उनका ध्यान रखने का। कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे कि जब बड़ा चैलेंजिंग था और आपने अपनी जो आपके नीचे यूनिट थी उसका कुछ उसके लिए किया अलग से, या कुछ स्पेशल इंसिडेंट? बहुत इंसिडेंट हुए कि जैसे कि कोई किसी से गलती भी हो गई है और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऊपर से ऑर्डर्स ठीक नहीं आए, उसने कोई स्टेप ले लिया, अब इंक्वायरी भी शुरू हो गई। मैंने कहा अब इंक्वायरी में मैं कहता नहीं इसकी गलती है, वो भी कह सकता था, बट आई टुक द स्टैंड। अब अपने मुंह मियाँ में टू नहीं बनना चाहता, आई टुक द स्टैंड, ही इज माई बॉय, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, आई टेक द ब्लेम। इस बार हमने देखा पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी अवाम सड़कों पे आए, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, जो विक्टिम्स थे उनके लिए उनकी मदद की, उनके लिए रोए। तो आपको क्या लगता है, ये कश्मीर की कोई नई तस्वीर है? कश्मीर में क्या होता है, ये आपने जिसको कि आप सिंदूर बोल रहे हैं, बेसिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म का सहारा लेकर पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत में रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि 85% ऑफ तिजारत ऑफ पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है, 85% सारी उनकी एसोसिएशन से जाती है। तो पैसा कहाँ जाता है? आर्मी के पास। तभी सबकी करोड़ों की ये है, वो सब बाहर हैं और सब बाहर चले गए हैं। अब ये करना चाहते हैं, इसके लिए वो पावर में रहना चाहते हैं। एक बंदे को बैठा दिया गद्दी पे, प्राइम मिनिस्टर को, खुद उसको हुकूमत देते हैं। पर अगर वहाँ जो आजकल की पाकिस्तान की जनता है, और वो मांगती है फ़िलसफ़ी, वो मांगती है तिजारत, वो मांगती है पासपोर्ट वीज़ा हट जाए, हम भारत जाएं करें, उनको कोई या मुल्लों से या कश्मीर से जिहाद से कोई मतलब नहीं है। ये जो आजकल के कॉलेज और ये स्टूडेंट है, जो आपकी उम्र के भी लोग हैं, वो भी नहीं चाहते, पर पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। और पाकिस्तान की आर्मी, मुल्ला एलिमेंट, ISI मिल के उन्होंने कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखा हुआ है। पर आखिर मुद्दा तब अलाइव रहेगा आप टेररिस्ट छोड़ो। पर अब क्वेश्चन आता है, टेररिस्ट कैसे जाएगा, वहाँ घुसेगा, कौन उसको रिसीव करेगा? पर वहाँ स्लीपर सेल्स बहुत हैं। मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता, लोगों की जागरूकता आई, हाँ, लोगों में अवेयरनेस आई, उनको समझ में आया मेरा कि राजनीति कहाँ हो रही है। लगा कश्मीरी अवाम को कि हमारा फ्यूचर इंडिया के साथ है। बट क्वेश्चन है, कश्मीरी अवाम जो चाहता भी था कि इनका खिलाफत करो, उसकी हिम्मत नहीं थी। हिम्मत तब आई कि जब लीडरशिप ने कहा कि आप फिक्र मत करो, फिर उन्होंने कहा आ जाओ बच्चों, अब हमें देखते कौन हाथ लगा सकता है। आपके जैसे हमारे जैसे मुसलमान वो हैं, अब उन्होंने कहा हमारे कौन हाथ लगा सकता है।
जब हमारी सरकार जब सरकार नहीं आपका सपोर्ट दे रही तो आप राणा प्रताप बन के कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ, सैलानियों पे, टूरिस्ट पे हमला होना और रिलीजन को लेकर हमला होना, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो क्या ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र था, ये जानकर कि भाई सरकार ने अब एक स्टैंड लिया है उसके अगेंस्ट में, या क्या वजह रही है, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, रिलीजन को लेके पहले भी होता था, पर कोई बोल के नहीं करता था कि तू हिंदू है इसलिए तो मर रहा है। वो तुम सारा सबको मारते थे, और बाद में कश्मीरी मुसलमान बड़े मरे हैं। अब आप सोचते हो वो नहीं मरे, और वो भी बहुत मरे हैं, उनको वो भी निकले हैं, सब इकट्ठा सफर किया है। पर इस बार उन्होंने गलत स्टैंड ले लिया, क्योंकि वो मुनीर साहब ने कह दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो और होलियर देन दाऊ दिखाना चाहते थे। उनको सपोर्ट चाहिए, वो दिखाना चाहते थे कि बुल्लों के भी मुल्ला हैं, तो उनको वो बड़ा भारी पड़ा। अब उन्होंने कह तो दिया, और इससे भी बड़े बड़े शान से कह दिया मोदी को बताओ। पर ये जो बात है किसी को हजम नहीं हुई, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तभी आपने कारे बंदे लगा के जो नमाज में गए थे। कैसे, क्यों? कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? किसने सोचा था? इस बार तो पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अब आइए जागरूकता, अब कोई नहीं। और मैं शुरू से कहता आया था कि आप अत्याचार कर रहे हो अपने मुसलमान भाइयों पे, और ये मैंने फिरोज अहमद भक्त साहब को कहता था कि हमको कुछ करना चाहिए। सब मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मेरे दोस्त बैठे हैं, कैसे उंगली उठा सकते हो आप? अत्याचार आपका मतलब है हिंदुस्तानी मुसलमानों पे अत्याचार? यस, उन पे अत्याचार हुआ है, वो निकल के आए हैं, मैं जानता हूँ उनको। जिसने आवाज़ उठाई बंद करो, उसको उड़ा दिया, तो बेचारा चुप ही बैठेगा, वो अपने बच्चों को क्या करेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक्ट ऑफ वॉर की बात हो रही है कि हर आतंकवादी हमले के बाद अगर हम उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाए, एक्ट ऑफ वॉर का मतलब यह है उसको खत्म कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं एक्ट ऑफ वॉर करूं तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन को खत्म करना है। और अब मैं ये नहीं करूंगा दुश्मन भी बोलूं और फिर मैं गीता का उपदेश भूल के कृष्ण भगवान के पास जाऊं कि बोलूं जी मेरे दुश्मन वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी वहीं के हैं, तो बताइए मैं लड़ूं कि ना लड़ूं। आपने अभी हमारे जो रिटायर्ड आर्मी चीफ नरवणे साहब का बयान पढ़ा होगा। किसका? मनोज नरवणे साहब का बयान पढ़ा होगा। उनका ये कहना है कि ये जो आज का जंग है ये कोई रोमांटिक फिल्म नहीं है, सीरियस मैटर, और ये आखिरी उपाय होना चाहिए। आप इस पे एग्री करेंगे? जंग हैज टू बी लास्ट रिजॉर्ट, बट यू शुड बी रेडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, बट शुरू से आप तैयार रहेंगे। ये नहीं कि जब आपने डिसाइड किया तो तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी आपकी पूरी होगी, असल आपका बैठा रहेगा, आप बिल्कुल सारे वेपन सारे रेडी होंगे, पर जंग आप अवॉइड करें टिल लास्ट। कोई जंग की जरूरत नहीं है। द बेस्ट विक्ट्री इज दैट विच इज अचीव्ड विदाउट फाइटिंग। आप ऐसा स्थिति माहौल पैदा करिए कि दुश्मन बाध्य हो जाए आपकी बात मानने को। इसको कहेंगे चतुराई, चाणक्य नीति, डिप्लोमेसी। बट दिस इज कॉल्ड एक्टिव डिप्लोमेसी। ये होनी चाहिए, नहीं तो ये थोड़ी कोई बात हुई आपने गोली चला दी, ले दैट आई डोंट एग्री कि बात पे गोली चल रही है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने बताया कि 9 आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर और डिस्ट्रॉय किया गया। विपक्ष कहती है कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, अब हमको छीन लेना चाहिए था, कोई कह रहा है पॉक छीनना चाहिए था, कोई कुछ। तो उसमें आपका क्या कहना है कि अब ये इस युद्ध विराम के बारे में? देखिए, युद्ध विराम जो है ये लड़ाई रुका नहीं है, इसमें पॉज। ना ही आपकी फौज पीछे गई है, ना ही आपका लॉजिस्टिक्स खत्म हुई है। अगर पाकिस्तान अभी में फायरिंग नहीं हो रही, ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने टेररिस्ट ठिकाने हैं जो पीओके से आ रहा है उसके ऊपर होगा। आज एक टेररिस्ट अंदर आएगा स्टेट अवे, आप उसको अटैक करेंगे, अटैक ही नहीं करेंगे, अटैक करके उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। पर आप पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान फौज पे अटैक नहीं कर रहे, ये तो जो बंदे आ रहे हैं उस पर कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़। तो ये जरूरी रहेगा। वैसे तो पाकिस्तान आए दिन हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता रहता है, धमकी देता रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये न्यूक्लियर धमकी या ब्लैकमेल कितना सीरियस था?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्लैकमेल की धमकी इज़ वेरी सीरियस मैटर कि मैं अब कर दूंगा, पर उसका खेल ख़त्म हो गया है। एवरीबडी हैज़ वॉच कि हमारे क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस मिसाइल हैव अटैक्ड देयर न्यूक्लियर प्लेसेस वेयर न्यूक्लियर इज केप्ट। वो उनकी दीवार गिरने लगी, उनके दरवाजे ढक गए, पत्थर और मिट्टी गिर गई, कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं आया। कारगिल की लड़ाई थी, न्यूक्लियर अटैक आया? यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया, कोई न्यूक्लियर अटैक आया? 4 साल हो गए। कोई ये झांसा है। ओनली थिंग इज कई लोग डर जाते हैं, कई लोग नहीं डरते। तो अगर वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे कर दीजिए। आपको पता है कि आप सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं। उसके बाद माना आप 2 लाख यहाँ मार देंगे, पर आप तो 2 घंटे के मेहमान हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप जैसे सीनियर सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल, तैयारी तो पूरी रखिए। आपका सिविल डिफेंस क्या तैयार है? क्या आपकी ट्रेंचेस, बंकर्स तैयार हैं? अगर बॉम्ब्स गिरे और एक्सप्लोड नहीं हुए, उनको बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट तैयार है? डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए, डेड बॉडी मैनेजमेंट, वुंड्स को लेने के लिए, और न्यूक्लियर शेल्टर, अगर न्यूक्लियर अटैक जिसकी बात करते हैं, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, उनकी शेल्टर्स, उनकी मेडिसिनल डिवाइसेस, डिकंटामिनेशन सेंटर्स, रिकवरी सेंटर्स क्या तैयार है? नहीं, हमारी वहाँ तैयारी कम है। तो इसमें आप सरकार को एडवाइस देंगे? नहीं, ऑलरेडी सरकार इज गोइंग। 71 में था सारा। 71 के बाद ये पहली वर्तमान वही में है, तो देखा सब भूल गए। ब्लैकआउट हुआ। जितने सिविल डिफेंस के लोग थे उनको नौकरी वोकरी निकाल के कहीं और लगा दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उधर बैठे जो इधर उधर का काम कर रहे हैं। अब सबकी जागरूकता आई है, सबको थोड़ा जिसको कहते हैं ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और अब करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप ऑफ द कंट्री। या तो आप दे राम दिला दे राम टाइप काम करो, या फिर स्ट्रिक्ट करो। अच्छा, ये इस बार क्या हुआ कि ये जो सीज़ फायर अनाउंसमेंट हुआ, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक्स हैंडल से उन्होंने अनाउंस किया, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति जनता की दिमाग में भी, और विपक्ष भी ये कह रही है कि भाई ये द्विपक्षीय मामले में ये तीसरा पक्ष कहाँ से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप की जगह क्या है। दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज मेड एब्सोल्युटली क्लियर what Trump has said, he can keep saying. There is no place for him in the negotiation, and there is no negotiation. We have made no talks until Pakistan stops terrorism, and we will continue our work. There will be no talk if there is going to be blood and water, means Sindhu water dispute. मेरे को कोई blood निकलेगा, बात नहीं होगी। ये absolutely clear. And there will be no talk of trade if there is terrorism. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया, खासतौर से टीवी चैनल्स के बहुत चर्चे हैं। इसकी भूमिका को लेकर आपका क्या ख्याल है? टीवी चैनल्स के बड़े चर्चे हैं, मतलब क्या? उन्होंने जिस तरह की स्टोरी चलाई और जिस तरह का माहौल पैदा किया, और जैसे वॉर हिस्टीरिया, कुछ गलत खबरें चलाई, माफ़ी भी मांगी कई चैनल्स ने, आपने देखा होगा। माफ़ी किसने मांगी? कुछ स्टोरीज, गवर्नमेंट का भी यही व्यू था कि आपने ये स्टोरी चलाई, ये ठीक नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी गवर्नमेंट को। कोई उदाहरण दीजिए मेरे को। कई चैनल्स है, जी न्यूज़ है, क्या किस मुद्दे पे? कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लाहौर कब्जे में कर लिया, कर लिया। देखिए ऐसा है, ओहो बिल्कुल ठीक है। लड़ाई के दौरान आप ये बात कर रहे हो, मैं 65 की बात कर रहा हूँ, जब मैं कैडेट था। वहाँ पे घर में फ़ोन आते थे मेरी मदर को, हैव वी टेकन लाहौर, आस्क योर हस्बैंड, मेरे फादर आर्मी में थे, हैव वी टेकन लाहौर। उस टाइम लाहौर लेने के सपने ले रहे थे लोग। ये जो होती है ना पब्लिक को, ये बड़ी उत्सुकता होती है, कौतूहल होता है कि यार हमने ये ले लिया, रावलपिंडी पे एडवांस कर रहे हैं, नहीं हम अपना गाँव देखेंगे कि नहीं। ये होता है। सर, 2 इंडिविजुअल तो बात कर सकते हैं लेकिन टीवी चैनल की भाई जिम्मेदार चैनल जब करती है, दिस इज एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट रूल्स टू पुट कंट्रोल ओवर द टीवी चैनल्स। मैं लोग टीवी चैनल पे जाता हूँ, जब तक गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करेगी, वो ऐसे मनगढ़ंत बात बोल देंगे कि हमने ये ले लिया, वो ले लिया, इतने लोग मार दिए, हमने उनके ये जहाज़ गिरा दिए, उन्होंने हमारे ये गिरा दिए, हमारे सारे पायलट्स सेफ हैं।
पर लोग कहते नहीं, हमारे को किसी ने कनाडा से रिंग किया है कि फलाना फ्लाइट लेफ्टिनेंट गायब है। फिर कहते सॉरी, जब पूछा नहीं हम तो 71 वॉर के लिस्ट की बात कर रहे थे। ये सब जो कहते हैं ना, लड़ाई के दौरान तो सबसे बड़ा विक्टिम पता क्या होता है? सच्चाई, ट्रुथ, सच्चाई। सबसे बड़ा। जीडी बख्शी साहब का जो अग्निवीर को लेके जो व्यू पॉइंट है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका व्यू पॉइंट मैं समझा नहीं, वो उनका क्या व्यू पॉइंट है? मतलब वो चाहते हैं ज़्यादा वो भर्ती कहते हैं कि भाई आपने भर्ती रोक दी, इतने सारे कम सैनिक कर दिए हमारे। वो रेगुलरली इस बात को कह रहे भर्ती हैं। अगर रुकी थी कोविड के दौरान, मेरे हिसाब से नहीं रुकनी चाहिए थी। नहीं रुकनी चाहिए। क्यों रुकी? कोविड क्या होता है? कोविड से मतलब क्या है? मतलब काम रुक गया, खेती रुक गई, पुलिस रुक गई? नहीं। अगर खेती किसी कारणवश गवर्नमेंट रोकी है तो गवर्नमेंट उसका जवाब देगी कि क्यों रुकी, कि अगर कोविड के दौरान क्यों रुकी। पर इस सब्जेक्ट को मैंने ज़्यादा ठीक से और अंदर ज्ञानी और जीडी बख्शी का साहब का मेरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ, उनका पर ये मेरा कहना है कि मेरा मेरा मतलब, एक कहने का मतलब है, अग्निवीर 4 साल की नहीं 11 साल की होनी चाहिए। अच्छा, मेरा ये स्टैंड। आपकी सरकार को ये राय है कि आप 4 साल के बजाय 11 साल, अग्निवीर को 11 साल का करें, और उसका कोई और 11 साल के बाद आप 25-75 की बात करें या 30-70 बात करें, जो भी बात करें, और 70 टू बी रिटेन, 20 टू बी सेंट आउट, नॉट उल्टा। 4 साल 3.5 साल तो गनर बनाने में लगते हैं, बनाए 6 महीने काम किया, और जब उसके 1 साल रह जाता है वो ईमेल करने लगेगा कंपनियों को, भाई मेरे को नौकरी चाहिए, मैं निकल जाऊंगा। वो काम में ध्यान नहीं देगा, और फिर वो निकल गया तो आपकी कमी तो वहीं की वहीं रह गई। पर अगर आपने 11 साल उसको रखा है तो एटलीस्ट यू हैव यूटिलाइज हिम फॉर द नेक्स्ट 7 years, 8 years। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके रिस्पांस में ये देखा गया कि ड्रोन अटैक्स हुए या कुछ एआई से इन्फ्लुएंस्ड कुछ हुआ, तो क्या हमारी सेना उसके लिए वेल इक्विप्ड आपको लग रही है कि बिल्कुल है, या उसमें और इन्हांसमेंट की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, ये जो ड्रोन्स के अटैक और मिसाइल के अटैक हुए और जो रिजल्ट आया, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से फार मोर। मैं भी नहीं सोचता था कि हम इतने एफिशिएंट हैं। ये एक बड़ी प्लेजेंट सरप्राइज मिली, और मैं एयर डिफेंस में रह चुका हूँ, कमांड कर चुका हूँ, और मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया इतनी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी। खैर, हम तो कि उनको सबको शॉट डाउन कर दिया, सबको शॉट डाउन किया, एक भी आपको नुकसान नहीं हुआ, आपका किसी भी बिल्डिंग का नुकसान नहीं हुआ। आदमपुर गए, प्राइम मिनिस्टर देखा, आप हुआ है, सबको बिल दिखाए। अब लोग पाकिस्तान कोई भी कह दे, और देखिए इस गेम में आप बता देता हूं आपको, IMF का लोन क्लियर हो गया। IMF का लोन, IMF वाला कैसे हो गया? सुनिए ना, लगता है कि किस तरीके से हो गया? IMF का लोन क्लियर हो गया कैसे हुआ? नहीं, सुनिए, अमेरिका ने क्लियर कराया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट किसने दिया? अमेरिका ने तो दिया, रशिया के खिलाफ। तालिबान किसने बनाया? तालिबान कैसे पैदा हुआ? पाकिस्तान और अमेरिका ने मिल के पैदा किया। पहले मुजाहिदीन थे, क्योंकि अब चाइनीज वहां आ गए हैं। चाइनीज क्यों आ गए हैं? उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, वही $130 बिलियन का समावेश किया उन्होंने। तो कैसे वो, मतलब अपनी पॉलिटिक्स के लिए वो आतंकवाद हो या कुछ भी, अरे अपनी पॉलिटिक्स नहीं, उसको वो रशियन को निकालना था। रशियंस कैसे गए? तालिबान के कारण गए। पाकिस्तान और अमेरिका इकट्ठे लड़े, तभी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ने कहा हमने तो तालिबान को टेररिस्ट को बनाया ही था अमेरिका के लिए। उन्होंने तो हमें कहा था, ओपनली कहा उसने, टेलीविजन में तो हम सब ने उसके बारे में टिप्पणी करी है। तो जब उसको पता चला कि मेरी डार्लिंग को IMF लोन की ज़रूरत है, पास हो गया। अब आप बताइए, सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवादी देश को है, उसका आप पूरा 1.9 बिलियन आपने दे दिया उसको, और वो भी वॉर की ड्यूरेशन, और वो के वॉर की ड्यूरेशन जिस टाइम ऑपरेशन चल रहा था। मतलब आपकी परवाह नहीं कर रहा। इसीलिए अब इंडिया ने कह दिया हमें कोई परवाह नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ट्रंप जो कहता है कहे, इससे ज्यादा हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका तो हमेशा कोशिश की उसने हमारे आपको कब उसने, आज आप चाइना को ओवरटेक करके खड़े हो जाएं और तिजारत आपकी बहुत तेज हो जाएगी। क्यों? इंटेलिजेंस तेज हो जाएगी। सबसे ज्यादा कांटेक्ट किसको लगेगा आंख में? यूरोपियंस और खासकर अमेरिका को। वो आपका प्रतिद्वंदी बन जाएगा।
वो आप उसके प्रतिद्वंदी होगे, वो आपको लाइक नहीं करेगा, वो आपको सब सर्वियंट जगह में देखना चाहता है। पर भारत ने इस ऑपरेशन में अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी बिल्कुल। कि आप कुछ भी करिए, हम देखिए, अपने इशू को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड हैं और उसको कर सकते हैं हैंडल। घोड़े के ऊपर सवार अगर ढंग का बैठा हो तो घोड़ा कुछ से कुछ कर सकता है। बट मैंने आपको ये बता दिया, कोई कंट्री आपके साथ नहीं है। अगर कहीं भारत ये बैठे कि हमारे साथ ये कंट्री है, ये कंट्री है, भूल जाइए। एक पुरानी पोएम होती थी, एकला चलो रे। नई पीढ़ी हमारी युवा किस तरह से फौज में आए, आर्मी में आए, एयरफोर्स में आए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, आप अपने आप को किस रूप में देखते हो। आपकी एक माँ है, भारत माँ, वो सबकी है, उसने हमें पैदा किया है। हमारे को कोई धर्म वरम की कोई नहीं है, वो ये सबकी मदरलैंड इज मदरलैंड। उसकी रक्षा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर बच्चों में शौक आए और कि देश की रक्षा करनी है, इसके लिए हमें शिक्षा प्रणाली में चेंज लाना पड़ेगा। एक एनसीसी को जिसको बंद कर दिया गया है, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। और उसकी जो सीनियर डिवीजन, जो एनसीसी के बाद एक और डिवीजन बनाई जाएगी, जिसको मैंने उसको लेख लिखा है, उस पेपर पे मैंने किया कि वो जो यंग ऑफिसर्स यूथ मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, उसके अनुसार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की उसको एडवांस ट्रेनिंग देके फौज में भेजने के तरीके निकाले जाएंगे, ताकि उनको फौज में भेजें जो जाना चाहते हैं। बट वेस्ट मत जाने दीजिए। 62 और 1965 में आप तो पैदा शायद नहीं हुए थे। नहीं। एनसीसी कैडेट एम्युनिशन ट्रेन, मिलिट्री ट्रेन को एस्कॉर्ट करते थे बॉर्डर तक। एनसीसी कैडेट, ये फिर भावना आती है। पता क्या बात, क्यों एनसीसी को हटाया? क्योंकि फिर पॉलिटिशियन ने सोचा, कि ये हमारे जो लोकल पॉलिटिक्स होती है कॉलेज की, ये एनसीसी कैडेट भाग ही नहीं लेते इलेक्शन में और इसमें। ये नहीं बात है, उनको कुछ और पसंद आती है, वो आर्मी नेवी की बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा तुम कंपल्सरी से हटा दो। ये रीज़न है। इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। अब हर जगह पॉलिटिक्स है मेरे भाई। अब जब ये एक न्यू वॉरफेयर सिस्टम्स शुरू हो गए हैं, ड्रोन, एआई, तो आपको लगता है एनसीसी कैडेट के अलावा कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी खुलने चाहिए कि जो नौजवानों को इसमें ट्रेन करें? और इसमें बिल्कुल, आप मेरे मुंह की बात छीन रहे हो ब्रदर। ये इंस्टीट्यूट जो है, जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये ड्रोन का किस तरह बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री उपयोग क्या है, वो क्या कहते हैं नॉन मिलिट्री उपयोग क्या है, इस सब से अवगत कराना चाहिए। छोटी सी बात बताता हूँ, मैं एक स्कूल में जो पिलानी में था, तो मैं 8वीं क्लास में था, एनसीसी कैडेट एयर विंग का था। हमारे एक टीचर होते थे एनसीसी के, वो ट्रेनिंग लेके आए थे एयर विंग की, हिंदी टीचर थे, जोशी साहब ट्रेनिंग लेके आए थे। वो एरो मॉडलिंग करते थे, बड़ा अच्छा एरो मॉडलिंग करते थे। उन्होंने साइंस के कॉलेज के लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। साइंस कॉलेज के लड़के ने कहा, एरो मॉडल के नीचे एक टॉय का बॉम्ब, लोहे का टॉय का बॉम्ब, चलिए 400 ग्राम का थे, बॉम्ब लगाया। उन्होंने उसको रेडियो उसको एक रात को छोड़ा, रेडियो कंट्रोल से उसको कंट्रोल कर, रेडियो कंट्रोल आ गया था, उसको रिलीज करके दिखाया। कैसे 300-400 गज एक टारगेट बनाया, उसके ऊपर रिलीज करके दिखाया। इसे देखिए, एक ड्रोन, ये उस टाइम को ड्रोन वो शब्द भी नहीं था, ये सिर्फ एरो मॉडल था। ये एरो मॉडल एक बॉम्बिंग कर सकता है। तो हम लोग सबको बड़े खुश हुए, तो हमने कहा हाँ बॉम्बिंग करेंगे, पायलट बनेंगे, ये बात आई। पर ये चीज़ बड़ी, जो सोचता है वो कर सकता है। तो इसीलिए आपकी इंस्टीट्यूशंस वगैरह तैयारी कर सकती हैं। जेट इंजन नहीं बन रहा हमसे, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमारे पास जो मेटलर्जी नहीं है। अब हमारी जो IITs और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मस्ट डू रिसर्च, स्पेशल मनी शुड बी गिवन, द कमर्शियल हाउसेज मस्ट गिव मोर मनी टुवर्ड्स द रिसर्च। सब एक सीट खोलें उसके लिए, रिसर्च सीट्स, कि आप मनी दीजिए कि क्यों नहीं जेट इंजन बन रहा। क्योंकि हमारे पास वो ब्लेड बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, खास मेटल, टाइटेनियम वगैरह जो मिक्स कर, मतलब बजाय ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क अप्लाई करने के करा ये जाना चाहिए। बिल्कुल, कॉर्पोरेट्स ये काम करें। आपको ऑपरेशन, ये भी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट बनाइए इसको। आप ऑपरेशन सिंदूर को इंक्रीज करिए। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये थोड़ी है, ठीक है, अभी ऑपरेशन सिंदूर इज टू
रिमूव द टेक द POK बैक एंड रिमूव टेररिज्म। बट आप ऑपरेशन सिंदूर का अलग सिंदूर 2 करिए, सिंदूर 3 करिए, और ना दूसरा नाम दीजिए, कोई नाम दीजिए, बट ये करना चाहिए, थॉट प्रोसेस आनी चाहिए। आई एम नॉट Right. टॉकिंग ऑफ सिंदूर नाउ, आई एम टॉकिंग ऑफ अ न्यू प्रोसेस। देश को उठाने की जो आप कर रहे थे बात, ऐसे उठाई जाती है। यूथ को ऐसे आप मोटिवेट कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, हाँ अब ज़रा हम रैपिड फायर पे कुछ हाँ बात सर, करें। अब इसको रैप अप हम अपना कॉन्वर्सेशन का आज कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आपसे कॉन्वर्सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिला। सो हम एंड में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ लाइट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के कवर करते हुए। तो पहला क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड का नाम मत। देश की सेना में आप ना होते तो क्या होते? देखिए, अगर मैं देश की सेना में ना होता तो सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ही दुख होता। अगर मैं सेलेक्ट ना होता, बड़ा रंजिश होता। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो हमारा एक फ्रेंड होता था, मैं, लांबा, गौरी और वर्मा, 4 फ्रेंड थे। तनिंदर गौरी की बहन का एक बड़ी शॉप थी मसूरी में। कहता है कि यार हम रिजेक्ट हो गए, तो मेरी बहन ने कहा है कि 500 रुपये की नौकरी हमें दिला देगी। हम वो सोच के बैठे थे, क्योंकि हम फ्लाइंग से रिजेक्ट हो गए। हमें पता है रिजेक्ट हो गए तो हम नेविगेटर बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। पर हम कहते थे कि यहाँ रिजेक्ट हो गए तो हम वहाँ चले जाएंगे। विजन मतलब क्लियर था, बिल्कुल इतना झटका लगेगा हमको। प्लान बी। विजन क्लियर था। एक स्पोर्ट जो आपने पूरी लाइफ में खेला, मतलब जो जिससे आप अटैच्ड रहे? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग। मैं अभी भी हॉर्स राइडिंग क्लब का मेंबर हूँ, इसी उम्र में भी। पर मेरे ऑपरेशन हुए नी के, तो अभी डॉक्टर ने रोका हुआ है। तो गोल्फ को एज एन आर्मी स्पोर्ट क्यों माना जाता है देश में? आर्मी स्पोर्ट्स से बात है, एक तो क्या पता है कि खुले मैदान मिल जाते हैं गोल्फ कोर्स के। दूसरे, ये गोल्फ एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आप 80, 85, 90 तक की उम्र में खेल सकते हैं, और आप चुस्त रह सकते हैं। आपको 6-7 किलोमीटर चलने का मौका मिल जाता है, और इंटरेस्ट रहता है। कौन सा विमान उड़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मेरे को सबसे ज़्यादा उड़ाया एक जहाज़ था इंडियन एयरफोर्स का, इंडिया में बनाया हुआ HF-24 मारुत। उसके ऊपर अभी भी बड़े चर्चा चल रहे हैं, और अभी भी ये बात की जा रही है कि उसको क्यों डिसकंटिन्यू किया। उसके ऊपर उसको मैं बताऊं, उसका एयर फ्रेम वॉज क्लियर्ड फॉर मैक 2.6, मतलब उसके अगर प्रॉपर इंजन मिल जाए तो वो मैक 2.6 तक जा सकता था, जो अभी कोई जहाज़ नहीं जा सकता। ये वो था। और उसके जो गन के रिजल्ट, रॉकेट और बॉम्बिंग के रिजल्ट बेस्ट थे। तो उसको क्यों डिसकंटिन्यू किया? क्योंकि रशिया ने अपने MiG-23 बेचना चाहता था। उसने हमारे को कहा कि आप ये 3 HF-24 के स्क्वाड्रन्स को ग्राउंड करो और हमारे जहाज़ लो। हमारे को उसने ज़बरदस्ती रशिया ने कराया। आपको किस देश के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा आपने एंजॉय किया? अमेरिका के साथ में हमारी जॉइंट एक्सरसाइज हुई, कोप इंडिया वो थी, और जॉइंट एक्सरसाइज भी मलेशिया वगैरह के साथ में होती रही है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि नहीं की, पर मेरे को एक और मौका मिला था इन कंट्रीज़ के साथ रहने का, उनको ट्रेनिंग देने का। जब मैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस में था, मैं 32 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, इनको लॉज ऑफ वॉर की ट्रेनिंग देने, युद्ध के नियम, ये मैं ट्रेनर, वहाँ पे मेरे को बहुत ही एक्सपीरियंस मिला। तब मेरे को आभास हुआ कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। हमारा स्टैंडर्ड ओवरऑल इंडियन फोर्सेस का बड़ा हाई है, उनका इतना हाई नहीं है। मैं तो वही ऑर्डिनरी वैसा ही बंदा हूँ जैसा पहले था। मैं नहीं स्मार्ट हूँ, और वो सब समझते थे बाहर। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, उसका मैं यूक्रेन में था, और मेरे को यूक्रेन का एयर चीफ ने बुलाया अपने ऊपर ऑफिस में नीचे, और देखो ये देखो टीवी दिखाया, कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई थी। मैं हैरान रह गया। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे को बड़ा तजुर्बा हुआ। आपने युद्ध के नियम की बात की, जो हमारी जो लेगेसी है वो हज़ारों साल पुरानी वही है या आज़ादी के बाद इसमें कुछ चेंज आया? युद्ध के नियम की आपको ताज्जुब होगा, जो युद्ध के नियम 5000 साल पहले थे वो चल रहे हैं एज इट इज। उसमें कोई चेंजेस नहीं, चेंज आ गया। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन फॉर मिलिट्री गेम्स,
ये एक एनमोड वाला रूल है, बस समझा देता हूँ। आपने आर्टिफिशियल रेन क्रिएट कर दी, आपने आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्रिएट कर दिया, आपको मिलिट्री विक्ट्री मिल जाए, वो कर सकते हैं। अमेरिका इसकी एक्सपेरिमेंट कर रहा था वियतनाम वॉर में, वो अलाउड नहीं है। उसका उदाहरण देता हूं, महाभारत के टाइम पे आपने आर्टिफिशियली रात कर दी, वो अब अलाउड नहीं होगी। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन और मिलिट्री गेम्स, Something you have learned hard way? दैट आई शुड बी मोर सीरियस इन लाइफ, विच आई फाउंड कि जब मैं यंग था तो मैं इतना सीरियस नहीं था। तो अभी आईसीआरसी से ही बीएसएफ के टिकनपुर में मैं हॉर्स राइडिंग करता था, ये अभी है 2007 की या 2006 की बात। और वहाँ लेक है, लेक में मगरमच्छ है, और मैं वहाँ के एडजुटेंट के साथ राइडिंग कर रहा था। तो लेक के दूसरी तरफ गए, मैंने उसको कहा एक दिन कि यार ये थोड़ा सा 100 गज है, पानी इतना इतना था, घोड़ों को ले चलते हैं, ले गए। अगले दिन मैंने उसको कहा कि ये थोड़ा बड़ा एरिया है, वहाँ तैर के 100 फीट है तो तैर के निकाल लेते घोड़े को। वो कहता साहब मना किया उसने बेचारे ने। फिर मैंने उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उसकी परमिशन के बिना। तो उसने कहा कि नहीं सर, नहीं सर। मैंने कहा नहीं यार, तू सरदार है, महाराजा रंजीत सिंह अगर टटक क्रॉस कर सकता था, तेरे को क्या डर लग रहा है? तो अच्छा अजीब सरदार है। तो वो बेचारा सरदार के नाम से वो चकवा के, अच्छा सर मैं चलूँगा। हमारे साथ 2 जवान थे, वो पीछे कहता साहब हमें तैरना नहीं आता। मैंने कहा नहीं तुम जाओ, भेज दिया। मैंने घोड़ा अंदर डाला, उसे डाला, अब तैरने लगे। घोड़े के ऊपर जब पानी में हो तो टेक्निक होती है कि आप अपनी बॉडी को अलोंग द साइड घोड़े को रखो, यूँ बैठ मत जाओ राणा प्रताप की तरह, और उसको फिर गाइड करो। उसने किया नहीं, उसका घोड़ा जो है ऊपर क्या यूं करके, और वो नीचे गुड़प गुड़प करने लगा। अब वो घोड़े से उतर गया और डूब रहा है, वो सर सर जो करने लगा। तो मैं अपने घोड़े को छोड़ के अपने एक हाथ से लगाम, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और उसके घोड़े की लगाम उसके हाथ में दी, और घोड़ों ने हमें खींच के निकाला। जब ये सब हो रहा था, अगले किनारे से देखा एक मगरमच्छ पानी में घुस रहा है, सिर्फ 100 फीट दूर था, और जिस स्पीड से घोड़ों ने हमें खींच के बाहर निकाला, अब वो सारा हंगामा हो गया। खैर बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो अब बात फैल गई आग की तरह, और हम फिर वो अभी 3-4 किलोमीटर दूर आ गए थे। घोड़ों पे सवार हुए, बिल्कुल भीग गए, सबने पानी से भरे हुए। ओ साहब गिर गया पानी में, साहब गिर गया। सब गांव वाले भी आ गए। रात को इवनिंग को कॉकटेल पार्टी थी। अब कॉकटेल पार्टी में बात फैल गई, तो वहाँ का इंचार्ज आया, सर क्या हुआ आपको? मैंने कहा हाँ निकल रहे थे सर, वहाँ मगरमच्छ है। मैंने कहा मैंने सर पता है, पर मेरे को नहीं पता था उस साइड में भी है। उसकी बीवी आई मेरे पास में रोती हुई, कहती है सर जी आप एयरफोर्स वाले जो मर्जी करो, मेरे हस्बैंड को मत ले जाओ। आपको फिल्में पसंद है या गाने? पुरानी फिल्में बड़ी पसंद आई, नई फिल्मों का उनको कुछ याद बात भी नहीं है, नए देखता हूँ। पुरानी में कोई नाम? आन जैसे थी, अंदाज, ये बड़ी है। और मुगल आजम बहुत पसंद आई मुझे, मुगल आजम, क्योंकि उसकी जो सीक्वेंस था बहुत अच्छा था। गाने? और गाने पुराने, सैगल, पंकज मलिक। कोई सैगल साहब का गाना अगर आपको याद आए सुनाना चाहेंगे? आप सुनना चाहो? हाँ श्योर, बिल्कुल। ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझ खफाकत दर्द रंज गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हिस्से में सबके आई है, हिस्से में सबके आई है रंगीन बहारें,
बदबख्तियां लेकिन मुझे शीशे में उतारे, अरे वाह, पीते हैं रोज रोज शब मुसर्रतों की मैं हूँ जो सदा खून जिगर मैंने पिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। आज इनके कदम कदम से ये आबाद आशियां, वो चहचहाती बुलबुलें जाने गई कहा, जुगनू की चमक है न सितारों की रोशनी, इस घूप अंधेरे में है मेरी जान पर पनी। क्या थी खता कि जिसकी सजा तूने मुझको दी, क्या था गुनाह कि जिसका बदला मुझसे लिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया। अरे शानदार। वाह, बहुत खूब। पुराने गानों में कितनी डेप्थ और मीनिंग होता था। देखिए, एक ऐसी किताब जो आप युवाओं को रेकमेंड करेंगे। गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड, शोगन और ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, एक किताब है सोल्जर्स, वो सबको पढ़नी चाहिए, तब आपको साइकोलॉजी ऑफ वॉर पता चलेगी। डेरेन मोर की है कि क्या लड़ाई के दौरान सोल्जर का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, जो कहते हैं वो रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर, किलिंग। एक सोल्जर को दुश्मन को मारने में कितनी डिफिकल्टी होती है, सिविलियन को मारने में और दुश्मन को मारने में क्या फर्क होता है, उंगली नहीं चलती सिविलियन को मारने के लिए। वो किताब पढ़ी, जरूर पढ़िए। आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? दिलीप कुमार मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस मेरी मधुबाला और मीना कुमारी, दोनों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विस के दौरान आपका क्रेजीएस्ट एडवेंचर। मेरे ख्याल से एक तो अभी हमने सुना। ये बड़ा क्रेजी था। एक दिन ऐसे ही कहीं शर्त में गोली चल गई थी और वो गोली मेरे स्टेशन कमांडर के रोशनदान में घुसी और उसके बाद मेरे को छुपना पड़ा। अगले दिन संडे था, मैं राइडिंग करता था, राइडिंग किट पहन के भाग गया, मेरी बंदूक छुपा दी गई। और फिर जब अगले दिन मैं शाम को आया, मतलब संडे की रात हो गई, फिर तो सब फिर मस्त हो गए थे। सुबह मेरी कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया, उसे सिर्फ इतना बोला, यार जहाँ भी कोई गड़बड़ होती है तेरा नाम होता है। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आखिर में आपसे दरख्वास्त है, द चौक के व्यूअर्स के लिए कोई अपील अगर आप कर दें। कोई मैसेज आप जो देना चाहें। देखिए, मैं सिर्फ सिंपल सी चीज़, मैं जिसके पीछे मुझे बहुत ही मेंटली में इन्वॉल्व हूँ कि देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, और देश को अगर आपको देखना है और बचाना है तो ये धर्म, रिलीजन डिफरेंसेस, इसको तोड़ के इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। दुश्मन बड़ा ही जालिम है चारों तरफ, कोई आपका दोस्त नहीं है, सब आपको हड़पने में और आपकी तरक्की से जेलस है। आपको इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो अगले 2500 साल तक गुलामी के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो Thank you मच so सर much, फॉर योर sir. टाइम।